29वां दिन के क्लास का चैप्टर 4 का पार्ट 8 है, जिसमें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो कई दिन से चल रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम सेल का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सेल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत सेल को पढ़ना है। इसमें देखिए सेल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद V1 रूप लगता है। सेल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके बाद वर्ब का पहला रूप लगता है। इसको हम शॉर्ट में V1 रूप कहते हैं। और साधारणतः फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ यह प्रयुक्त होता है। सेल का प्रयोग कहाँ होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग साधारणतः नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में होता है, जो आगे बताएंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, दोनों में फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ सेल का प्रयोग किए। और फिर वी शैल स्टार्ट दिस, इसमें दो लिखा गया है, एक तो माने में वी शैल स्टार्ट दिस क्लास, मैं यह क्लास शुरू करूँगा, हम लोग यह क्लास शुरू करेंगे। तो यहाँ वी जो लिखे हैं, वी शैल स्टार्ट दिस क्लास, तो इसमें वी के साथ सेल लगाए हैं। और ये वी बहुवचन है, प्लूरल नंबर में है, फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल नंबर है। बस इसी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ सेल का प्रयोग होता है, और दूसरे के साथ इसका साधारण रूप से प्रयोग नहीं होता है। बस इस रूल का कहना यही है। याद रखना विशेष रूप से ये है इसमें कि गो टू के बाद, यानी कि आई शैल गो लिखे तो उसके बाद जो आने वाला, जो ये वर्ब, सेल के बाद जो आने वाला वर्ब है, ये असली रूप में रहेगा। इस रूल का यही विशेषता है कि हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब सेल का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद जो आने वाला, देखिए इसके बाद जो आने वाला वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब, ये V1 रूप में होगा। यहाँ भी सेल के बाद जो वर्ब आया है, इसमें स्टार्टिंग या स्टार्टेड ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल V1 है। स्टार्ट में S भी नहीं लिख सकते हैं आप। सेल विल के बाद या यहाँ पर स्टार्ट V1 रूप में होगा। एक नियम तो ये हुआ, और दूसरा नियम यह है कि केवल आई और वी, जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड, फर्स्ट पर्सन का ये सिंगल नंबर और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, ये दोनों के साथ सेल का प्रयोग होता है, आई सेल और वी सेल। बस यही ऊपर वाले नियम से साबित होता है। अगला देखें, इसके द्वारा फ्यूचर टेंस का बोध होता है। सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? फ्यूचर टेंस व्यक्त करने के लिए। जैसे आई सेल अपीयर्ड एट द बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर, मैं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा दूंगा, मैं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होऊंगा। तो यहाँ इस साल की मतलब हुआ कि अभी तो हुए नहीं है उपस्थित, परीक्षा दिए नहीं है, आने वाले समय की बात कह रहा है, ये फ्यूचर टाइम का बोध कराता है। वी शैल सेलिब्रेट द न्यू ईयर फंक्शन, हम नए वर्ष का उत्सव मनाएंगे, हम नए वर्ष का उत्सव मनाएंगे। तो नया वर्ष आएगा तभी तो मनाएंगे, अभी तो नया वर्ष नहीं आया है। तो आने वाले समय का बोध कराने के लिए सेल इनका प्रयोग किया गया है। बस यही इसका रूल है। सेल का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में होता है। सेल का प्रयोग किस अर्थ में होता है? एक बार तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिए, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस V1 आदि। अब हम जो सेल का प्रयोग करेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे? तो बस करना कुछ नहीं है, सेल के बाद नोट लगा देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा, V1 रहेगा, बाकी ऑब्जेक्ट रहेगा या कोई समय सूचक शब्द होगा तो उसको लिख देंगे। तो हो जाएगा आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ हम बोले हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो यहाँ निगेटिव, सॉरी यहाँ निगेटिव सेंटेंस नोट लगा हुआ है ना, तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। वी शैल नॉट क्वारल विथ हिम, हम उससे झगड़ा नहीं करेंगे। तो यहाँ आई और वी के साथ जो सेल का प्रयोग किया गया है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। कौन सा सेंटेंस बनाने के लिए? निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया। अब इसके द्वारा इंट्रोगेटिव कैसे बनता है? यहाँ जो सेल है, सब्जेक्ट के बाद सेल लगाते हैं तो ये अफर्मेटिव या निगेटिव बनता है। ऐसी सेल को सब्जेक्ट से बाहर कर देने पर ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। सेल वी गो टू सिनेमा टुडे, क्या हम इस आज के दिन सिनेमा जाएंगे? सेल वी, यहाँ हम आई भी लिख सकते हैं, सेल आई टेक पार्ट इन द पार्टी, क्या हम पार्टी में भाग ले सकते हैं, लेंगे, क्या हम पार्टी में भाग लेंगे?
यही इसका तो देखिए इस सेल के द्वारा हम वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट के पहले सेल लिखने से इंट्रोगेटिव बन जाता है। सेल प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म में शांत होता है। इस सबको याद रखते हुए पढ़ना है, ध्यान से समझ लीजिए। सेल प्लस नोट एक सब एग्जाम में पूछा जाता है और अगर इसकी सही जानकारी नहीं होगी तो गलती हो सकती है। इसलिए सेल प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, शांत होता है। जैसा लिखा रहेगा वैसा पढ़ेंगे। इसमें SHAN है तो शांत कहेंगे, यहाँ T है, N और T के बीच में जो O होना चाहिए वो साइलेंट है, छुपा हुआ। संक्षेप में से लिखा जाता है तो हो जाएगा शांत, इसको बोलेंगे शांत। तो क्या कहता है, शॉर्ट फॉर्म शांत का शांत होता है। कौन सी का, सेल प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म में शांत होता है। एग्जाम्पल द्वारा, आई शांत हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। तो यहाँ शांत का प्रयोग, आई शैल नोट नहीं कह के शांत का प्रयोग होता है। खास करके इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में होता है या पेपर सब में, और कभी कभी जो कोई वार्तालाप होती है बुक सब में भी, तो खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल के बुक में देखेंगे या और BTC की इंग्लिश के बुक में भी कभी कभी जो टॉकिंग होता है, कन्वर्सेशन जो होता है किसी पात्र के द्वारा कहानी में, तो उसमें ऐसा कभी कभी संक्षेप में दिया हुआ रहता है शॉर्ट फॉर्म में। तो उस जगह हमको कहना है, या ऐसा क्यों कहा जाता है, या तो कभी कभी बोलचाल में इसका प्रयोग होता है, या दूसरा कौन चीज में होता है, जर्नलिस्ट में, जर्नलिज्म में, जैसे पत्रकारिता में जो समाचार पत्र छपते हैं उसमें जगह का एक एक बिंदु भर जगह का अभाव रहता है। ऐसी जगह पर यहाँ पर जगह बचाने के लिए संक्षेप में लिखने की कोशिश की जाती है, इसीलिए शांत का, वांट का आदि का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जो है स्पोकन में भी कभी कभी लोग तेज़ी से बोलते हैं तो वहाँ पर उसको बहुत स्पीड में या बहुत लंबा कहना ठीक नहीं होता है, तो उसको शॉर्ट में कह के सेल नोट नहीं कह के शांत बोल देता है, दोनों काम एक बार में हो जाता है। तो अब देखना है, आई शांट हेल्प हिम, वी शांट गो आउट इन द सन, हम लोग धूप में बाहर, या हम लोग धूप में बाहर नहीं जाएंगे। अब इसमें दे दिए हैं शांट भी, इसमें ऐसा क्यों दे दिए हैं, तो इसका प्रयोग कभी कभी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए भी होता है। पिछले दिन के क्लास में क्वेश्चन टैग की चर्चा हम कर चुके हैं। क्वेश्चन टैग बनाने का कुछ अलग रूल है, फिर भी एक लाइन में हम कितना समझा सकें क्वेश्चन टैग को, लेकिन ये तो जरूरी है बताना कि इस सेल का प्रयोग या शांट का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो हम संक्षेप में इतना तो बता ही सकते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाने में भी होता है। कैसे होता है, तो वी शांट गो आउट इन द सन, तो इसी शांट जो है ना, शांत को यहाँ लिखते हैं और सब्जेक्ट को इसके साथ जोड़ देते हैं, शांट भी। इसका माने होता है कि हम लोग धूप में बाहर नहीं जाएंगे ना, ऐसे कहना। अब क्या, हम लोग धूप में बाहर नहीं जाएंगे ना, एक तरह से अपने संदेह को व्यक्त करना हुआ कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सबकी विचार है तो जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। इस संदेह को दूर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए अपनी बात को ऐसे लिखा जाता है, शांति क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन टैग का चैप्टर में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। अभी केवल एग्जाम्पल पर मतलब रखना है कि यहाँ शांत यानी क्वेश्चन टैग का भी के प्रयोग करते समय भी शांत का प्रयोग होता है। अब चलिए 5 नंबर में, आई या विल प्लस सेल का शॉर्ट फॉर्म में देखिए कितना अजीब सा लगता है। यहाँ तो था सेल प्लस नोट का, तो शॉर्ट फॉर्म में शांत हुआ, क्या हुआ, शांत हुआ। अब तो इसमें नोट नहीं है, यहाँ जो हम लिखने जा रहे हैं तो यहाँ तो नोट लिखा हुआ नहीं है। इसमें देखिए आई या वी प्लस सेल का, यहाँ विल नहीं लिखना है, आई या वी प्लस सेल का शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, आई प्लस सेल का होता है आई, और वी प्लस सेल का होता है विल। जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है। इन्हें के आई और कोमा दे करके डबल एल दिया तो आई सेल कहेंगे, गलत हो जाएगा उच्चारण। इसमें जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ेंगे, मीनिंग लेकिन सेल का ही निकालना है। आई कोमा और डबल एल है तो इसको कहेंगे आई, मतलब आई सेल, या वी डबल एल है तो इसको कहेंगे विल, अर्थात वी सेल। इसका ये अर्थ लेना है। अगर कहिएगा कि हाँ विल भी तो हो सकता था, आई विल भी कह सकते हैं, तो अब इसका मतलब नहीं। हम जानते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का ही प्रयोग होता है, तो विल में भी डबल एल होता है लास्ट में, तो इसका मतलब हम विल क्यों समझ लेंगे। विल का प्रयोग तो फर्स्ट पर्सन के साथ साधारण रूप से होता नहीं है, यहाँ साधारण रूप से बोलचाल हो रहा है, तो ऐसे में हमको आई के साथ सेल ही मानना है
अगर संक्षेप में भी लिखा रहेगा तो वी के साथ भी हमको सेल को ही मान के चलना है कि यही होगा उच्चारण में, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग नहीं होता है, सेल का प्रयोग होता है, इसलिए भी हमको सेल समझ लेना। तो आप तो जान गए होंगे कि आई प्लस सेल का आइल होता है उच्चारण, और वी प्लस विल सेल का संक्षेप में विल होता है उच्चारण। अब इसका वाक्य द्वारा प्रयोग कर समझना, जैसे आई रीच यू, आई टीच यू, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। आई सेल टीच यू इंग्लिश भी कह सकते हैं, आई टीच यू बोले हैं। यहाँ देखिए वी सेल गिव यू ए प्राइज दिस मंथ, हम लोग आपको इस महीना इनाम देंगे। तो यहाँ वी सेल तो करना नहीं, क्या करना है, विल, पूरे दोनों मिलाकर उच्चारण देना। विल गिव यू कैसे बोलेंगे, विल गिव यू ए प्राइज दिस मंथ, हम लोग तुमको इस वर्ष एक या इस महीना एक इनाम देंगे। तो यहाँ जो वी शैल बोले हैं उसको विल कहना है, यहाँ भी आइल कहना है। तो आई या वी के साथ सेल का संक्षेप में कैसे होता है, आइल और विल, इसको आप समझ गए हैं। अगला इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में होता है, ये हम अलग से भी रूल बता दिए हैं कि इसका प्रयोग साधारण लेखन में नहीं होता है, स्पोकन में होता है, और या खास करके जर्नलिज्म में होता है, पत्रकारिता। अगला है फर्स्ट पर्सन में सेल का प्रयोग संकल्प व्यक्त करने के लिए। जब फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी संकल्प व्यक्त करने के लिए होता है, अपना इरादा, ठोस इरादा व्यक्त करने के लिए। जैसे आई शैल डिफेंड आवर कंट्री, हम अपने देश की सुरक्षा करेंगे। वी शैल विन दिस मैच, हम लोग यह मैच जीतेंगे। कभी कभी हम दावा करते हैं, खेल शुरू होने से पहले ही ठान लेते हैं, उसको एक तरह का संकल्प कहा जाता है कि हम प्रॉमिस करते हैं इस बार हम जीतेंगे। तो इस तरह की बात को व्यक्त करने के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं, संकल्प व्यक्त करने के लिए, प्रॉमिस व्यक्त करने के लिए। आई शैल डिफेंड आवर कंट्री, इस तरह से होता है। इंट्रोगेटिव में सेल का प्रयोग ऑफर या सजेशन व्यक्त करने के लिए होता है। ऑफर माने कोई चीज़ किसी को देना, या कोई काम किसी के प्रसन्नता के लिए या सहयोग के लिए अपने मन से करने का प्रस्ताव रखना, या उसको कुछ सुझाव ऐसा देना जो मुझे भी, मेरा भी कुछ मदद ले सके, इस भाव को सजेशन कहते हैं या ऑफर कहते हैं। ये ऑफर या प्रस्ताव या सजेशन, सुझाव व्यक्त करने के लिए भी सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आई सेल, यहाँ है सेल आई मेक टी, क्या मैं चाय बनाऊं। सेल आई मेक टी, यहाँ अगर हम चाहें तो फॉर यू दे सकते हैं, फॉर यू, फॉर यू। सेल आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं। ये पूछना भी हुआ और सेल का प्रयोग भी हुआ। सेल वी ओपन द विंडो, क्या हम खिड़की खोल दें। तो यहाँ जो है प्रपोजल देना हुआ, सजेशन या ऑफर करने के सेंस में इसका प्रयोग। आगे है 8 में 7 8 सेल आई, यहाँ 8 नंबर नहीं होगा, यहाँ 8 नंबर ये होगा। सेकेंड और थर्ड पर्सन में सेल का प्रयोग कमांड, आदेश देने के लिए होता है। सेकेंड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होगा या थर्ड पर्सन के साथ अगर सेल का प्रयोग होगा तो इससे कमांड या आदेश देने का बोध होता है। देखिए, यू शैल गेट अप अर्ली टू रीड, तुम पढ़ने के लिए सवेरे उठ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी को कमांड कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। जैसे घर में कोई बच्चे रहते हैं, वो बदमाशी करता है तो उसको बोल देते हैं कल से तुम सवेरे उठेगा, आप पढ़ना शुरू कर देगा। तो यहाँ क्या कहना होगा, आदेश ही तो देना होगा, लेकिन बोल रहे हैं किस स्टाइल में, शैल विल का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं। तो आने वाले समय में भी हम जो समय भविष्य में आने वाला है उस समय के लिए अभी ही हम आदेश देते हैं, पहले भी कभी कभी आदेश दे दिया जाता है। तो वही बात इसमें कहा गया है कि यहाँ यू के साथ सेल का प्रयोग साधारण रूप से नहीं होता, विल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम यू के साथ सेकंड पर्सन है ये, इसके साथ अगर सेल का प्रयोग करते हैं तो इससे कमांड या आदेश देने का बोध होता है। जैसे यू शैल गेट अप अर्ली टू रीड, तुम पढ़ने के लिए सवेरे
उठेगा। ही विल नॉट गो विदाउट माई ऑर्डर, वह मेरे आदेश के बिना नहीं जाएगा। ही विल, तो यहाँ विल जो लिखे हैं तो यहाँ सेल लिख देंगे, क्योंकि ही के साथ विल लगता है इसीलिए हमको स्वाभाविक रूप से लिखने की मतलब लिख दिए यहाँ, लेकिन सेल का प्रयोग करना है तो सेल लिखना है। कहिएगा तो विल लिखते तो क्या दिक्कत थी, विल में अनिश्चितता का बोध होगा और सेल लिखने से निश्चितता का बोध होगा कि उसको करना ही करना होगा, या जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ही शैल नॉट गो विदाउट माई ऑर्डर, वह मेरे आज्ञा के बिना, मेरे आदेश के बिना नहीं जाएगा बाहर। तो यहाँ आवश्यक रूप से उसको मानने के लिए यहाँ विशेष फोर्सेबल वर्ड है ये। अगर ही के साथ सेल का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा जोरदार बनता है किसी काम को करने के लिए, बाध्यता व्यक्त करने के लिए। अगर हम विल करते हैं तो सहज भाव से होगा, इसकी बाध्यता नहीं रहेगी, उसकी इच्छा नहीं हो जा सकता, जा भी सकता है, ये बात उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। इसीलिए विल को छोड़ करके यहाँ चलना है सेल का जोरदार शैली में व्यक्त करने के लिए। तो आप इसको समझे होंगे कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर सेल का प्रयोग किया जाता है तो इससे आदेश देने का बोध होता है, कमांड। अब 8 के बाद 9 नंबर में है सेकेंड और थर्ड पर्सन में सेल का प्रयोग से थ्रीट या धमकी या डराने, यहाँ ड लिखे हैं, डराने का बोध होता है। धमकी देना या डराना किसके साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करने से कभी कभी डराने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे रिमेंबर दिस लेसन और यू शैल बी फाइन, इस पाठ को याद कर लो नहीं तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो यहाँ डराना भी हुआ, इस डर के मारे वो याद कर लेगा, तो यही अर्थ में है रिमेंबर दिस लेसन और यू शैल बी फाइन, यहाँ सेल का प्रयोग किया गया यू के साथ। मोहन शैल बी एक्सपेल्ड फॉर हिज करप्शन, मोहन अपने कदाचार के लिए निष्कासित हो जाएगा। मोहन अपने कदाचार के लिए, जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा दे रहा है, उसमें चोरी कर लिया है, चोरी करते हुए पकड़ा गया है, अब इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मोहन अपने कदाचार के लिए निष्कासित हो सकता है, एक्सपेल हो सकता है। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, डराने या संदेह या धमकाने जैसी बात हो गई। सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट प्लस सेल के प्रयोग से कभी कभी प्रॉमिस या वादा का भी बोध होता है। इसमें फिर दोबारा वादा की चर्चा है, इसमें सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ, जैसे यू शैल फाइंड योर रिजल्ट, यू शैल फाइंड योर रिजल्ट, तुम अपना रिजल्ट पाओगे, तुम्हें अपना रिजल्ट, तुम्हारा फल, परीक्षा फल मिलेगा तुमको। ही शैल बी रिवार्डेड फॉर इट, वह इसके लिए रिवार्डेड किया जाएगा, मतलब उसको इनाम दिया जाएगा। राम शैल गेट हीज सैलरी, राम अपना वेतन पाएगा। तो यहाँ उसको प्राप्त होने के लिए वादा या प्रॉमिस का बोध किया जा रहा है, इस सेंटेंस के द्वारा वादा प्रॉमिस का बोध होता है। नेक्स्ट देखना है, सेल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन में होने पर फ्यूचर टाइम में किसी कार्य के अवश्य होने का अर्थ में होता है। फ्यूचर टाइम में किसी काम का होना आवश्यक रूप से होना है। अगर कोई काम साधारण रूप से होने की बात कही जा रही है, होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पर तो विल लगा दीजिए। जैसे यहाँ कहता है सेल और विल का सेकेंड और थर्ड पर्सन में, जैसे यू विल गो टू पटना, तुम पटना जाओगे, राम विल गो टू पटना, राम पटना जाएगा। यहाँ जाएगा नहीं जाएगा अनिश्चित है, लेकिन विल को हटाकर सेल लगा दीजिए तो राम शैल गो टू पटना, इसका मतलब हो जाएगा राम पटना अवश्य जाएगा। यू शैल गो टू पटना मतलब हुआ तुम पटना अवश्य जाओगे, इसमें संदेह की कोई बात नहीं। तो इस अर्थ में सेल का प्रयोग सब्जेक्ट में सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल के स्थान पर सेल का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर में किसी काम को आवश्यक रूप से करने के लिए, और उसी सेंस में यहाँ दिखाया गया है। और दूसरा इसका जो प्रयोग होता है, कोई काम जो पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होता है, मान लीजिए कोई काम कल होने जा रहा है, उसके लिए टाइम टेबल आज ही से योजना फिक्स कर लिया गया है कि कल इतना बजे से ये काम होना, तो ये पूर्व निर्धारित योजना है, तो इसमें ये काम को होना तय ही है, बिल्कुल पहले से सुनियोजित ढंग से ये काम होने जा रहा है, तो उसके निश्चितता को व्यक्त करने के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के बारे में कहें, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कल आएंगे, तो इसका मतलब है उसका आना तय है, निश्चित है, सेल लगाए हैं इसीलिए।
अगर उसकी जगह विल लगा दें तो प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं भी आएंगे, ये अनिश्चितता का बोध कराएगा। यही बात यहाँ कही गई है एग्जाम्पल के रूप में। द ट्रेन शैल रिच नाउ। ट्रेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ विल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ट्रेन के साथ शैल इसलिए लगा है कि ट्रेन का आना पूर्व निर्धारित समय है, निर्धारित समय है उसका, उस टाइम पर वो आएगी ही। इसी अर्थ में कहा गया है कि द ट्रेन शैल रिच नाउ, गाड़ी अब पहुंचेगी, अब आएगी। द पीएम शैल कम एट 2 PM। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर 2 बजे मध्याह्न में या अपराह्न में आएंगे। प्राइम मिनिस्टर 2 बजे अपराह्न में आएंगे। द प्रोग्राम शैल बी स्टार्टेड एट 7 PM। कार्यक्रम 7 बजे शाम में प्रारंभ होगा। तो यहाँ समय निर्धारित है, इसका होना पहले से ही तय है, पहले सुनियोजित तरीके से काम ये होने जा रहा है, उस काम का होना अवश्यंभावी है, वो कर ही रहेगा, सुनिश्चित है होना। तो इस अर्थ में थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, शैल का प्रयोग होता है। यहाँ केवल थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप हम यहाँ कहेंगे यू शैल यू शैल पास द एग्जाम, इसका क्या मतलब हुआ, तुम परीक्षा अवश्य पास करोगे। तो यहाँ शैल के साथ यू के साथ भी शैल लगा, यहाँ आवश्यक रूप से काम करने के लिए, तो यहाँ सेकंड पर्सन के साथ भी ऐसा एग्जाम्पल दिया जा सकता है। उपयुक्त शैल के प्रयोग से फ्यूचर में किसी कार्य के अवश्य होने या करने का बोध होता है। यही बात रिपीट किया गया इस स्टार में कि ये जो हमने अभी समझाया था उसके बारे में तो पूरी तरह समझा ही दिया है, वही बात यहाँ दोबारा कही गई है कि उपयुक्त शैल का जो प्रयोग हुआ है इसमें नंबर इतना में, तो इसका प्रयोग जो हुआ है सो किसी कार्य को भविष्य में आवश्यक रूप से करने के लिए, उसकी अवश्यंभावी सुनिश्चितता व्यक्त करने के लिए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया गया। यही बात इसमें कही गई है। शैल के बाद इन्फिनिटिव का टू छुपा रहता है, उसे लिखा नहीं जाता। यह बात भी ध्यान से समझना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस इन्फिनिटिव होगा। कैसे लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर, ये अभी तक जितना भी एग्जाम्पल दिए है ना, इसका स्ट्रक्चर का क्या होगा, ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस इन्फिनिटिव प्लस V1 प्लस O। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसको कैसे लिखें, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस इन्फिनिटिव प्लस V1 प्लस O, यही होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ शैल, ये हुआ इन्फिनिटिव, ये हुआ ऑब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब है ना, पास इन्फिनिटिव, तो यहाँ इन्फिनिटिव इसके बाद वर्ब नहीं, इन्फिनिटिव के बाद वो लिख देंगे, इसमें वर्ब नहीं होता। अब इन्फिनिटिव क्या हो गया, यही बात है यहाँ, टू प्लस वर्ब बराबर इन्फिनिटिव होता है। टू प्लस वर्ब यानी कि वर्ब से पहले टू लगाने से वो इन्फिनिटिव कहलाता है। ये भी इन्फिनिटिव है, लेकिन यहाँ टू लिखा नहीं जाएगा, टू साइलेंट रहेगा। जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आप पढ़िएगा, 10 ठो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है, उसमें आने वाला जो वर्ब होगा वह स्वतंत्र वर्ब नहीं है, वो इन्फिनिटिव है, लेकिन उसका टू इम्प्लाइड रहता है, छुपा रहता है, लुप्त हुआ रहता है, उसको व्यक्त करके लिख करके व्यक्त नहीं किया जाता है। इसीलिए यहाँ रूल लिखा दिए हैं कि शैल के बाद इन्फिनिटिव का टू छुपा रहता है, उसे लिखा नहीं जाता, लेकिन मान के चलना है कि वह इन्फिनिटिव है। समझ गए? तो इसलिए शैल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। आज के चैप्टर में आपको विस्तार पूर्वक शैल का प्रयोग पढ़ा है। अगले क्लास के इंतजार में फिर आज इतना पर ही आज का क्लास पूरा करते हैं। जय हिंद।